नमस्कार, मैं AR आज़ाद। आज हम बात बीजेपी की कर रहे हैं और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य से कर रहे हैं कि जब 2019 में प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, और जब उनके इस बयान को आजकल के संदर्भ में देखा जाता है तो फिर ये लगने लगता है कि प्रधानमंत्री का ये बयान भी जुमले की फैक्ट्री से उपजे हुए शब्द हैं। जी हाँ, बीजेपी में कहीं कोई लोकतंत्र देखने को नहीं मिल रहा है, और इसका जीता जागता सवाल यह है कि जो भी बीजेपी को रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, बीजेपी को अपनी बात से अवगत कराने की कोशिश करता है, और जिन लोगों ने भी बीजेपी को एक रास्ता दिखाने की कोशिश की, बीजेपी को बताया कि बीजेपी का जो मूल सिद्धांत है उससे पार्टी भटक रही है, वैसे लोगों को रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया गया, पार्टी से निकाल बाहर कर दिया गया, यह पार्टी से निकलने पर विवश कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का असली लोकतंत्र है। दरअसल बीजेपी खास करके 2014 के बाद ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस की कार्बन कॉपी हो गई। आज की कांग्रेस की नहीं, अभी की कांग्रेस की नहीं, वो इंदिरा गांधी के वाली कांग्रेस के काल से लेके और लगभग 1990 तक के कांग्रेस की कार्बन कॉपी है। इसलिए कि आप देखेंगे कि जब 2014 में बीजेपी जो है वो सबसे पहले कांग्रेस पर हमलावर रही। 2014 में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जब बने तो उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस को ही लपेटे में लिया, कांग्रेस पर हमलावर रहे और खुलकर कांग्रेस को जो है कांग्रेस मुक्त भारत करने की जो उन्होंने शपथ दोहराई और उसी मिशन पर उन्होंने काम किया। लेकिन जब देश की जनता ने महंगाई और कई मुद्दों पर, भ्रष्टाचार पर कांग्रेस को घेरा, उससे नाराज़गी जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे 2014 में, उन्हें भारी मतों से जिताया और उनके सहयोगियों को भी जिताया। तो इसलिए कि देश को लगा कि आदमी जो बोल रहा है वो करके दिखाएगा, और उन्होंने जिस तरह का भरोसा जताया, वो एक नटवर लाल यानी एक ठग जिस तरह से किसी को ठगता है, एक म्यूजिशियन, एक जादूगर जिस तरह से अपने जादू से लोगों को मोहित कर लेता है, वही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहते हुए शुरू किया, और आज 7 साल शासन करने के बाद भी उनमें वही जादूपन है, वही जादू के सहारे, वही जुमले के सहारे वो देश की जनता को धो रहे हैं, वो देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं, वो देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और देश की अस्मिता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और उन्होंने जो भी काम किए हैं उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, और वो चर्चा इसलिए अभी लाजमी नहीं है कि अभी हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी में लोकतंत्र कितना है और कैसा लोकतंत्र है कि वहाँ जो लोग बोलते हैं अपने ही लोगों को हाशिए पर डाल दिया जाता है। यानी आप देखेंगे तो बीजेपी में कहीं कोई लोकतंत्र नहीं है। बीजेपी में सिर्फ 2 लोग जो बोले, अगर आप हाँ मिलाते हैं तो आप सबसे बड़े देशभक्त हैं, आपसे सबसे बड़े जो है राष्ट्रभक्त हैं, और आप जो हैं वो सरकार की भाषा बोलते हैं। तो आप चाहे बीजेपी के हो, गैर बीजेपी के हो, आप मुख्य धारा के आदमी कहे जाते हैं। और अगर बीजेपी में रहता हुआ ही कोई राष्ट्रभक्त हो, कोई देशभक्त हो, या बीजेपी का विशुद्ध रूप से कार्यकर्ता हो, बड़ा नेता हो, अगर वो अपनी पार्टी के खिलाफ और इन 2 लोगों के खिलाफ कुछ बोलता है तो फिर वो न राष्ट्रभक्त रहता है, न देशभक्त रहता है, और न बीजेपी के किसी काम का रहता है। इसके लिए आपको 1, 2, 3, 4 उदाहरण देने होंगे, और कुछ उदाहरण आप समझ लें। वरुण गांधी का नाम सुना होगा।
संजय गांधी के बेटे वरुण गांधी है, मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी है। वरुण गांधी अपने आप में फायरब्रांड नेता के तौर पर, बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर, बीजेपी के चमकदार नेता के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन आप देखेंगे कि 2014 के बाद जो है वरुण गांधी धीरे धीरे जो है वो लुप्त प्राणी होते चले गए। राजनीति में आज वरुण गांधी सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया के ज़रिए ही जाने और पहचाने जाते हैं। पार्टी में वरुण गांधी का कहीं नामो निशान नहीं है। दूसरा नाम उनकी माता श्री मेनका गांधी का है, जो मेनका गांधी अटल जी की सरकार में मंत्री रहीं और वो उन्हें इस सरकार में मंत्री पद से भी जो है मुक्त कर दिया गया और दोनों माँ बेटे को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया। तीसरा नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। वो सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने बीजेपी को ऑक्सीजन दिया और सोनिया गांधी के सारे काले चिट्ठे को लाकर बीजेपी के सामने रख दिया और उन्होंने बीजेपी को जो है एक नई जान फूंक दी और कांग्रेस पर हमला करने के लिए बीजेपी को जो है काफ़ी कुछ मिल गया। आज उसी सुब्रमण्यम स्वामी को भी हाशिए पे लाकर खड़ा कर दिया, इसलिए कि सुब्रमण्यम स्वामी ने भी वही गलती कर दी जो गलती वरुण गांधी ने की। और वरुण गांधी ने जिस तरह से जो है किसान आंदोलन पर 3 काले कृषि बिल पर उन्होंने जो पार्टी में संदेश दिया और उन्होंने अपने ट्विटर से अपने बयान में किसानों के प्रति हमदर्दी जताई, उससे बीजेपी के 2 आला नेताओं को बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत नागवार गुजरा और नतीजे में जो है उनके साथ जो है वो कुछ न कुछ मामला ऐसा होता रहा कि उन्हें बीजेपी से जो है एकदम एक तरह से आप कह सकते हैं कि बाहर कर दिया गया, उनका पार्टी से नामो निशान मिटा दिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी यही गलती की और नतीजे में जो है सुब्रमण्यम स्वामी भी आज पार्टी से किनारे कर दिए गए हैं। इन सारे लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी बाहर कर दिया गया। जो नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी है उनमें ये नाम जो है आपको नहीं मिलेंगे, जबकि इससे पहले तक जो है वरुण गांधी भी, मेनका गांधी भी जो है थे और सुब्रमण्यम स्वामी जी थे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे। लेकिन अब ये तीनों नाम जो है और विनय कटियार भी चौथे नाम है जिनको भी पार्टी ने जो है वो हाशिए पे लाकर खड़ा कर दिया। आज आपको कहीं जो है विनय कटियार का नाम सुनाई नहीं पड़ता होगा। दरअसल ये बीजेपी का खेल है कि बीजेपी जो है कई बार दूध में मक्खी की तरह जो है लोगों को उठाकर फेंक देती है और यही इन चारों के साथ बीजेपी ने किया है। दरअसल बीजेपी ये 4 ऐसे लोग हैं कि जो वहाँ रहकर पार्टी से हाशिए पर रहने पर पार्टी के ज़रिए पर कतर दिए जाने के बाद भी वो पार्टी के वफादार बने हुए हैं, पार्टी छोड़कर नहीं गए हैं। दरअसल कुछ लोग ऐसे थे बीजेपी में जिनके अंदर जो है वो कुछ था कि वो उन्होंने अपना दमखम दिखाया, पार्टी का विरोध किया और पार्टी ने उनके पर कतरने की कोशिश की तो उन्होंने भी पार्टी का पर कतरने के लिए पार्टी से अलग हो गए। और उसमें सबसे अव्वल नाम जो है वो सबसे पहला नाम जो है वो यशवंत सिन्हा का है। यशवंत सिन्हा ने पार्टी को राह दिखाई और पार्टी ने उनकी राह को गलत समझा और उनकी बातों को अनसुनी कर दी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। दूसरा नाम है शत्रुघ्न सिन्हा का। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पार्टी को राह दिखाने की कोशिश की, पार्टी के कामकाजों की समीक्षा करनी चाहिए, लेकिन पार्टी ने जो है उनको जो है उनके पर कतरे, उन्होंने भी पार्टी के पर कतर करने के लिए उन्होंने अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। लेकिन ऐसे 2-3 ही नेता हैं जिन्होंने बीजेपी को छोड़कर अपना दमखम दिखाया, उसके सामने आंख में आंख मिलाकर बात की और उन्होंने कहा कि हमसे पार्टी थी और हम अपने आप में एक पार्टी हैं। वाकई उन दोनों ने जो भी बीजेपी में अपनी राय रखी उस पर वो कायम रहे, वो झुके नहीं। लेकिन पता नहीं मेनका गांधी, वरुण गांधी, सुब्रमण्यम स्वामी और विनय कटियार की क्या कमज़ोरी है कि वो जो है वो अभी तक जो है वो पार्टी में जलालत सहते हुए वो पार्टी को छोड़ नहीं रही है। उनके पर कतर दिए गए बावजूद इसके जो है वो पार्टी में लगे हुए हैं, पार्टी के प्रति अपनी वफादारी जता रहे हैं। दरअसल वरुण गांधी के साथ अमित शाह जो आज गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
जो नाराज़गी है उसकी वजह है कि 2014 में जब बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी जी का नाम चल रहा था, तो उन्होंने उस समय राजनाथ सिंह को जो है वो पीएम मटेरियल बताकर एक अलग शगुफा छोड़ दिया था, जो न अमित शाह को अच्छा लगा और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और यही वजह रही कि उसी समय से वरुण गांधी जो हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के निशाने पर हैं। जैसे 2014 में अमित शाह जो हैं वो पार्टी में अध्यक्ष का पद संभाला, उन्होंने सबसे पहले जो है वो वरुण गांधी को महासचिव पद से हटा दिया, इसलिए कि वरुण गांधी जो है पार्टी में महासचिव पद पर थे और वो पश्चिम बंगाल के जो है वो प्रभारी भी बनाए गए थे। और अमित शाह ने कुछ दिनों के बाद उन्हें बंगाल के प्रभारी से भी हटा दिया और इस तरह से पूरी तरह उन्होंने उनका पर कतर दिया। वरुण गांधी जो है पर कतर करके उनको उनकी औकात में लाने की कोशिश अमित शाह ने की। बावजूद इसके वो धीरे धीरे जो है वो बीच कुछ न कुछ बयान जो है वो देते रहे, कई सालों साल वो खामोशी में रहें। और जब ज़रूरत पड़ी, किसान आंदोलन हुआ, मुजफ्फरपुर कांड हुआ या कुछ भी हुआ, तो वो कुछ न कुछ ट्विटर के सहारे जो है वो पार्टी को जो है वो आईना दिखाते रहे। नतीजे में पार्टी ने उनको जो है वो कार्यकारिणी की से भी अलग कर दिया, यानी दोनों माँ बेटे को कार्यकारिणी से भी हटा दिया। और इस कार्यकारिणी में लगभग बीजेपी के कार्यकारिणी में लगभग 80 लोग होते हैं। कार्यकारिणी में 80 लोगों में से इन दो माँ बेटाओं को जो है वो बीजेपी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। दरअसल इसमें सीधी सी बात है कि जब तक कांग्रेस मजबूत रही तब तक सोनिया मजबूत रही, और जब सोनिया मजबूत रही तो सोनिया को काटने के लिए जो है बीजेपी को मेनका गांधी की ज़रूरत पड़ी, ताकि सोनिया गांधी को वो कुछ भी उन पर प्रहार करना पड़े तो उसको अस्त्र की तरह मेनका गांधी का इस्तेमाल हो सके। राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर जब भी हमलावर करने की ज़रूरत हो तो वरुण गांधी को अस्त्र और शस्त्र की तरह इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जब से कांग्रेस कमज़ोर हो गई, सोनिया गांधी कमज़ोर हो गई, तो अब बीजेपी को लगने लगा कि इन दोनों माँ बेटाओं की ज़रूरत नहीं है, मरे हुए को क्या मारना है। बीजेपी समझ रही है कि कांग्रेस मर चुकी है, अब इस पर किसी हमलावर की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस की अपने आप मर गई है, अब इस पर कांग्रेस को किसी बयानों से उसकी हत्या कराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेनका गांधी बस इतना ही थी, और मेनका गांधी को अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी परिवार का हिस्सा मानने लगे हैं। और इसी वजह से अमित शाह को भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गांधी परिवार से थोड़ा सा जो है वो कुछ है, और उसी की वजह से जो है मेनका गांधी के साथ भी ये रवैया अपनाया जा रहा है, और उनके बेटे वरुण गांधी को भी हाशिए पर रख दिया गया है। और अब तो दोनों माँ बेटा को कार्यकारिणी से भी हटा दिया गया है। दरअसल ये वरुण गांधी, मेनका गांधी, सुब्रमण्यम स्वामी, विनय कटियार, इस तरह के कई नाम हैं जो बीजेपी में हाशिए पर चले गए हैं। उनको बीजेपी को अब इनकी ज़रूरत नहीं है, और जब बीजेपी को किसी की ज़रूरत नहीं होती है तो बीजेपी बड़े तरीके से उनको किनारे लगा देती है, उनका पर कतर देती है और उनको हाशिए पे लाकर खड़ा कर देती है। और बीजेपी में आज जो लोग अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोली बोलते हैं, उनके कहने पर जो है लब्बैक कहते हैं, उन्हीं को ही पार्टी में रखा जाता है। पार्टी में अब ये नहीं देखा जा रहा 2014 के बाद कि किस में कितना गुण है, कौन नेता के लायक है, कौन नेता के लायक नहीं। ये भी पार्टी ये देखा जा रहा है इस पार्टी में, बीजेपी में आजकल, कि कौन लोग चापलूसी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, कौन लोग हमारे हर बात में हाँ मिला सकते हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं। उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है और उनको पार्टी से जो है वो एक तरह से जो है इग्नोर कर दिया जाता है, उन्हें उनके पर कतर दिए जाते हैं, और उन पर जो है उनको कोई नोटिस नहीं लिया जाता, उन्हें कोई पद नहीं दिया जाता, उन्हें पद मुक्त कर दिया जाता है। ये बीजेपी जो है वो आज की बीजेपी इतनी कमज़ोर हो गई है कि उनके पास नेता नहीं है। और यही वजह है कि आप देखते होंगे कि वो सब कभी कांग्रेस के नेताओं को अपने यहाँ ले आते हैं,
कभी जो है वो तृणमूल कांग्रेस के नेता को अपने यहाँ लेते हैं, कभी दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने यहाँ लेता है। इसलिए कि 2014 के यानी इन 7 सालों में पार्टी ने नेता नहीं पैदा किए बल्कि नेता खोए हैं। और जो पार्टी जो दल अपने नेता को खोए, एक दिन वो जो है नेता विहीन पार्टी बनकर रह जाती है। और आने वाले दिन में बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी लॉस है, सबसे बड़ी चुनौती होगी कि उनके पास अपने नेता नहीं होंगे, इसलिए कि विचारधारा भी अपने आप में एक मायने रखता है। आप कांग्रेस की विचारधारा के जो लोग हैं अगर आप अपने यहाँ लाते हैं तो वो भले फौरी तौर पर जो है वो आपकी विचारधारा को स्वीकार कर लें, लेकिन जो उनके मन मिजाज में कांग्रेस की विचारधारा है वो बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं खा सकती है। इसलिए कि ये उत्तर और दक्षिण की विचारधारा है, उत्तर और दक्षिण का कभी संगम नहीं हो सकता है। आप जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले आए, कांग्रेस से ले आए, आप चाहे तृणमूल कांग्रेस से सारे नेताओं को ले आए। पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि सारे के सारे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में लाया गया और चुनाव के बाद नतीजों के बाद क्या हुआ कि सारे के सारे नेता जो हैं वो भागकर फिर घर वापसी होने लगी। ये बीजेपी का कितना बड़ा मजाक हुआ, यानी दूसरे के चिराग से अपने घर को रोशन करने की कोशिश कर रही है दूसरा घर वाला कब उठाकर आप चिराग ले जाए और फिर आपके यहाँ अंधेरा ही अंधेरा होगा। यानी आने वाला दिन ये बता रहा है कि पार्टी में अंधेरा ही अंधेरा है, इसलिए कि बीजेपी में अभी नेताओं की कमी है। पार्टी में नेता नहीं है बल्कि चापलूस हैं, चाटुकार हैं, और चापलूस और चाटुकार को लेकर पार्टी ज़्यादा दिनों तक चल नहीं सकती है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के का साइड इफेक्ट ये है कि वो सच बोलने वाले को पसंद नहीं करते हैं, राह बताने वाले को पसंद नहीं करते हैं, वो गाइड को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि जो हम करें वही सही, बाकी जो करे सब गलत। और यही वजह है कि जब तक वो चल रही है वो चल रहा। जैसे 2022 का इलेक्शन आएगा, उत्तर प्रदेश सहित 5 स्टेट में चुनाव होने हैं, फिर 2023 में 5 स्टेट में चुनाव होने हैं, 24 में केंद्र का चुनाव होना है और फिर 25 में 5 स्टेट यानी कंटिन्यू चुनाव होने हैं। तो जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस मुक्त शासन किया, संभव है कि वही पहिया जो वक्त का पहिया घूमे और बीजेपी मुक्त जो है वो देश हो जाए, बीजेपी मुक्त शासन हो जाए। इसलिए कि जब आपके पास नेता नहीं रहेंगे, आपके पास सोच नहीं रहेंगे और आप जो है सही दिशा की ओर बढ़ने वाले लोगों को आगे बढ़ने से रोकेंगे, उनके पर कतर देंगे, उनको हाशिए पे ले आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी कहाँ से चलेगी, पार्टी कब तक रहेगी। जब तक सरकार में है तब तक जो है लोग आपके साथ जुड़े हैं, जिस दिन सरकार से चले जाएंगे पार्टी धम से नीचे गिर जाएगी। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? यानी आप कह सकते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बीजेपी को आने वाले दिनों में ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। फिर बीजेपी वहीं पहुंच सकती है जहां से जो है वो शुरुआत हुई थी और इसकी उम्मीद ज़्यादा है। इस पर आप जब गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें सच्चाई है। पार्टी जो है, पार्टी के जो लोग हैं वो सरकार की वजह से वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं, उनके हाँ मिला रहे हैं। वो सारे लोग सरकार और सत्ता जाते ही पार्टी से बीजेपी से जो लोग बीजेपी में गए हैं वो लोग भी अपने उनकी घर वापसी हो जाएगी। और जो बीजेपी में भी हैं वो भी किसी न किसी दल में अपना सहारा ढूंढेंगे। और इस तरह जो है बीजेपी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है, इसलिए कि नेताओं को उन्होंने बीजेपी ने खोना शुरू कर दिया है। जब आप किसी को तवज्जो नहीं देंगे, जब उसके पर कतर देंगे और काबिल इंसान को कि जब पर कतरे गए हैं तो वह जाहिर सी बात है उस राजा की, उस पार्टी की का ही नुकसान हुआ है। और इस नुकसान को सहने के लिए शायद बीजेपी तैयार है और जाहिर सी बात है इसका फलाफल आपको 2022 में देखने को मिलेगा, 2023 में देखने को मिलेगा, 2024 में देखने को मिलेगा और 2025 में तो आप अपनी खुली हुई आंखों से सारा नज़ारा देख लेंगे, जिसमें जो है बीजेपी किस तरह से औंधे मुँह गिरती है, किस तरह से शेयर बाज़ार की तरह, जिस तरह शेयर बाज़ार की तरह उछली है उसी तरह से शेयर बाज़ार की तरह ढुलकेगी, औंधे मुँह गिरेगी। और बीजेपी को अब समय नहीं है कि वो सतर्क हो, अब सावधान भी हो जाए, सतर्क भी हो जाए। बीजेपी ने अपना सब कुछ खो दिया है और ये आप जब इस पर गौर करेंगे तो आपको इसमें कोई अतिशयोक्ति नज़र नहीं आएगी, इस कथन में कोई गलत या कोई दुर्भावना नज़र नहीं आएगी। एक निष्पक्ष
वार्ता जो है उस वार्ता के तहत मैं बात कर रहा हूं, और आप भी जब इस पर गौर करेंगे निष्पक्ष होकर तो आपको इसमें दम लगेगा, और 2022 में ये दम जो है वो आपका जो दम है वो दिखेगा, और बीजेपी को जो है जो नुकसान होना है 2022 से उसकी शुरुआत हो गई, उसकी आगाज़ हो जाएगी, और फिर उस आगाज़ से आप अंजाम को समझ सकते हैं। तो हम दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा और गंभीरतापूर्वक इसे सुना, तो आप इस पर जो है अपनी राय भी जाहिर करेंगे, टिप्पणी भी देंगे, और हम अगले किसी विषय पर, किसी विषय वस्तु को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।